विप्रो में बायबैक की खबर आई। 15,000 रुपए करोड़ का ऑफर। लेकिन आकाश के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। पिछले कुछ दिनों से उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या करे अपने विप्रो के शेयर्स का। Q4 के निराशाजनक नतीजे और अगले क्वार्टर में रेवेन्यू में गिरावट की भविष्यवाणी ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया था। क्या यह सिर्फ एक बायबैक का मौका था, एक झटपट मुनाफा कमाने का तरीका, या फिर कंपनी के अंदरूनी हालत की एक गहरी समस्या का संकेत। और इस उथल पुथल में एक आम निवेशक को, जिसने भरोसे से अपनी गाढ़ी कमाई लगाई थी, उसे क्या करना चाहिए? यह सवाल सिर्फ आकाश का नहीं था, बल्कि ऐसे कई लोगों का था जिन्होंने अपनी मेहनत का पैसा विप्रो में लगा रखा था और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगला कदम क्या हो। मिलिए आकाश से, बेंगलुरु में रहने वाला 28 साल का एक आईटी प्रोफेशनल विप्रो में काम करता है और उसकी मासिक सैलरी है 80,000 रुपए। शहर में एक छोटी सी एक BHK में रहता है, जिसका 15,000 रुपए किराया है। उसने कुछ साल पहले ही एक छोटा सा घर लेने का सपना देखा था और उस सपने को पूरा करने के लिए एक होम लोन लिया था, जिसकी 20,000 रुपए की EMI हर महीने जाती है। अपनी पहली कुछ सालों की कमाई से उसने एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने की सोची। दोस्तों और कलीग से सलाह लेकर उसने विप्रो के कुछ शेयर खरीदे थे। उस वक्त IT सेक्टर बूम पर था और विप्रो जैसी कंपनी में निवेश करना एक सुरक्षित और फायदेमंद कदम लग रहा था। उसे लगा था कि ये शेयर उसे एक अच्छी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देंगे, उसके रिटायरमेंट प्लान में मदद करेंगे और शायद एक दिन उसे अपने सपनों की कार खरीदने में भी मदद करेंगे। वो हर क्वार्टर कंपनी के नतीजों पर नजर रखता था और जब भी मुनाफा बढ़ता था, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती थी। उसे विश्वास था कि उसने एक सही कंपनी में निवेश किया है, जो उसे लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न देगी। लेकिन फिर आया वो दिन जब विप्रो के Q4 के नतीजे घोषित हुए। आकाश ने जैसे ही हेडलाइन पढ़ी, विप्रो का Q4 मुनाफा 1.89% गिरा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि कैसे उसने विप्रो के शेयर्स पर कितना भरोसा किया था और अब यह खबर उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर रही थी। यह तो बस शुरुआत थी। और चिंता की बात यह थी कि कंपनी ने अगले क्वार्टर यानी Q1 में IT सर्विसेज रेवेन्यू में 2% तक की गिरावट का अनुमान लगाया था। यह खबर उसके लिए एक झटके से कम नहीं थी। उसकी सारी उम्मीदें एक पल में बिखरती नजर आ रही थीं और उसे अपने भविष्य की फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर सवाल उठते दिख रहे थे। उसी समय कंपनी ने 15,000 रुपए करोड़ के बायबैक का ऐलान किया, 250 रुपए प्रति शेयर पर, जो मौजूदा मार्केट प्राइस से लगभग 19% ज्यादा था। अब एक तरफ कंपनी के खराब नतीजे थे और दूसरी तरफ एक आकर्षक बायबैक ऑफर। आकाश पूरी तरह से कंफ्यूज था। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या कंपनी मुझे फंसा रही है? क्या यह सिर्फ एक दिखावा है ताकि लोग अपने खराब शेयर्स बेच दें? उसके दोस्त और कलीग्स ने भी उसे फोन करना शुरू कर दिया। हर कोई अपनी राय दे रहा था। अरे आकाश, सुना है विप्रो का बायबैक आ रहा है, क्या कर रहे हो अपने शेयर्स का? एक दोस्त ने सलाह दी। भाई बेच दे, कंपनी की हालत खराब है, बायबैक में कुछ पैसे मिल रहे हैं, निकल जा वरना सब डूब जाएगा। दूसरे ने कहा, अरे नहीं, बायबैक में हिस्सा ले, 19% प्रीमियम मिल रहा है, इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। यह तो जैकपॉट है। आकाश के मन में एक उथल पुथल मची हुई थी। उसकी 80,000 रुपए की सैलरी, जिसमें से 20,000 रुपए तो हर महीने EMI में ही चले जाते थे, उसे सोच समझकर फैसला लेने पर मजबूर कर रही थी। उसके पास बहुत ज्यादा लिक्विड कैश नहीं था कि वो कोई बड़ा जुआ खेल सके। अगर उसने गलत फैसला लिया तो उसकी मेहनत की कमाई डूब सकती थी और उसका घर खरीदने का सपना भी खतरे में पड़ सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक निवेशक के तौर पर उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। क्या उसे बायबैक में हिस्सा लेना चाहिए, अपने सारे शेयर बेच देने चाहिए, या फिर उन्हें होल्ड करके बाजार के सुधरने का इंतजार करना चाहिए? यह फैसला उसे रातों की नींद हराम कर रहा था। एक शाम अपने लैपटॉप पर वो सारे फाइनेंशियल न्यूज आर्टिकल्स पढ़ रहा था। हेडलाइंस एक दूसरे से बिल्कुल उलट थीं। कुछ कह रहे थे बायबैक में हिस्सा लो, बड़ा मुनाफा है। दूसरे सलाह दे रहे थे कि कंपनी के भविष्य पर सवालिया निशान है, बेच दो। उसका दिमाग थक चुका था और उसे लग रहा था कि वो इस चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी उसकी नजर एक पुराने दोस्त के मैसेज पर पड़ी। दोस्त ने लिखा था, याद है जब हम पहली बार स्टॉक मार्केट में आए थे, तब कितनी गलतियां की थी। इस बार थोड़ी रिसर्च कर लेना, भावनाओं में बहकर फैसला मत लेना। यह कोई बड़ी बात नहीं थी,
कोई चमत्कारी सलाह नहीं, लेकिन आकाश को लगा जैसे किसी ने अंधेरे में एक छोटी सी टॉर्च जला दी हो। उसे याद आया कैसे उसने पहले भी सिर्फ टिप्स के भरोसे निवेश करके नुकसान उठाया था। उस रात आकाश ने फैसला किया कि वो अब किसी की सुनी सुनाई बात पर नहीं जाएगा। वो खुद अपनी रिसर्च करेगा, समझेगा कि बायबैक का असली मतलब क्या होता है और उसके फाइनेंशियल गोल्स के लिए क्या सही है। यह सिर्फ विप्रो के शेयर्स का सवाल नहीं था, बल्कि एक निवेशक के तौर पर उसकी अपनी समझ और परिपक्वता का सवाल था। आकाश ने अगले कुछ दिन अपने काम से फुर्सत निकालकर रिसर्च में लगाए। उसने अपने वीकेंड्स और शामें सिर्फ किताबों और ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ने में बिताई। उसने सिर्फ विप्रो के बायबैक को ही नहीं समझा, बल्कि आईटी सेक्टर के पूरे माहौल को समझने की कोशिश की। ग्लोबल मंदी के संकेत, क्लाइंट स्पेंडिंग में कमी और एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी का कैसे कंपनियों पर असर पड़ रहा था। उसने सीखा कि बायबैक के पीछे कंपनी का क्या मकसद होता है। अक्सर यह तब होता है जब कंपनी को लगता है कि उसके शेयर अंडर वैल्यू है, या फिर वो अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देना चाहती है, या फिर अपने शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना चाहती है। उसने अपनी निवेश की मूल वजहों को फिर से परखा। क्या वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या शॉर्ट टर्म गेन देख रहा है? उसका लक्ष्य क्या था? क्या वो सिर्फ विप्रो के शेयर से ही अमीर बनना चाहता था, या उसका एक ब्रॉडर फाइनेंशियल प्लान था? उसने अपने पोर्टफोलियो को देखा और समझा कि क्या उसका विप्रो में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, और क्या उसे डाइवर्सिफाइड करने की जरूरत है ताकि एक कंपनी के खराब प्रदर्शन से उसके पूरे पोर्टफोलियो पर असर ना पड़े। कई दिनों के गहन विचार विमर्श के बाद आकाश एक फैसले पर पहुंचा। उसने तय किया कि वो पूरी तरह से बायबैक में हिस्सा नहीं लेगा और ना ही सारे शेयर बेच देगा। उसने अपने विप्रो के कुल शेयर्स में से एक छोटे हिस्से को बायबैक में टेंडर किया, ताकि उसे 19% प्रीमियम का फायदा मिल सके और उसका कुछ जोखिम कम हो। यह एक स्मार्ट मूव था, जहां उसने मौके का फायदा भी उठाया और अपने जोखिम को भी सीमित किया। बाकी शेयर्स को उसने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का फैसला किया, यह मानते हुए कि आईटी सेक्टर में अभी भी ग्रोथ की संभावना है, भले ही कुछ समय के लिए धीमापन हो। उसने अपनी रिसर्च में पाया कि विप्रो एक मजबूत कंपनी है और मौजूदा गिरावट शायद एक अस्थायी चरण हो सकती है। उसने अपनी भविष्य की निवेश रणनीतियों को भी बदल दिया। अब वो सिर्फ एक ही सेक्टर या कंपनी पर भरोसा नहीं करेगा। उसने सिप के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना शुरू किया और अपनी इमरजेंसी फंड को भी मजबूत किया, ताकि ऐसी अनिश्चितता में उसे अपने निवेश को बेचने की नौबत ना आए। यह कोई रातों रात अमीर बनने की कहानी नहीं थी, बल्कि एक समझदार अनुशासित निवेशक बनने की दिशा में उठाया गया एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी कदम था। उसने सीखा कि बाजार में डर और लालच के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है। मेरी बात सुनो, जब बाजार में ऐसी खबरें आती हैं, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी के खराब नतीजे हो या फिर एक आकर्षक बायबैक ऑफर, तो सबसे पहले घबराहट होती है। हर कोई आपको सलाह देगा, हर तरफ से आवाजें आएंगी, लेकिन हर खबर के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी का असर आपके पोर्टफोलियो पर अलग होता है। क्या आप सिर्फ हेडलाइंस पढ़कर फैसला लेते हैं, या उसके पीछे की पूरी रिसर्च करते हैं? क्या आप अपनी भावनाओं को अपने निवेश पर हावी होने देते हैं, या फिर तर्क और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं? याद रखो, आपका निवेश आपका अपना रास्ता है। किसी और की सलाह, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना लगे, आपकी अपनी रिसर्च और आपके अपने फाइनेंशियल गोल्स की जगह नहीं ले सकती। बाजार में शोर बहुत होगा, बड़ी बड़ी खबरें आएंगी और जाएंगी, लेकिन अपनी आवाज सुनना, अपने विवेक पर भरोसा करना और अपने लक्ष्य पर टिके रहना सबसे जरूरी है। अगर यह कहानी आपको अपनी लगी, तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में।